हे गाइस, दिस इज़ योगा अंशवाग और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में टू स्कोर 90+% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए यार शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने ये बात करते हुए सुना है कि यार मेरे को आज तक 9th में या फिर 10th में या फिर 11th में तक ये 90 के ऊपर नहीं आए, तो 12th में कैसे आ जाएंगे। तो यार टेंशन मत लीजिए, आपके आराम से आ सकते हैं। आप खुद पे ट्रस्ट रखिए और आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है, आपको भी पता है, आपका पोटेंशियल बाहर निकालिए, आप कर सकते हैं ये। ठीक है, सो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं। तो यार बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन लास्ट लास्ट में शुरू कर देते हैं, जैसे जैन में या फिर फेब में। यार ऐसा नहीं करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर से मार्च तक का पीरियड आप बस बोर्ड को देंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन टाइम भी ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिस भी आप ज़्यादा कर सैम्पल पेपर कर पाएंगे, जिससे आपके नंबर आ पाएंगे। ठीक है, सो अभी नवंबर का हाफ तो हो चुका है, 15 आने वाली है वैसे भी। सो आपको मेरे हिसाब से अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ इंग्लिश। सो इंग्लिश सब्जेक्ट यार बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। 95+, मेरे खुद 93 आए थे, तो आराम से आप कर सकते हैं। सो मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिससे इंग्लिश में आपके 95 तक आ सकते हैं या फिर 95+ भी आ सकते हैं। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में मार्क्स किस चीज़ में करते हैं वो फोकस करिए। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर कुछ। ठीक है, सो जो मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए बीच बीच में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं लास्ट लास्ट में प्रिपेयर करते हैं और जिससे उनका बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है फाइनल पेपर में। सो यार ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार पढ़ लेने हैं एटलीस्ट चैप्टर्स, जिससे आपको पता चले कि स्टोरी क्या है उस चैप्टर के पीछे। तो यार अभी तो सिलेबस काफ़ी इजी हो चुका है, नॉवल हट चुकी है, तो आपको फिर चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। और इंटेक्स क्वेश्चन सबसे मेन है यार, इंटेक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको, मैं नहीं सोच पाता कि मैं नहीं बोल सकता कि आप लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन में से ही मेरे टाइम तो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और यार कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज होता है या फिर पोएम जो आती है, अनसीन अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम, तो यार उसे क्या करना है, उसको आप प्रैक्टिस करिए या फिर रीडिंग सेक्शन जो है आखिर में करिए, जिससे आप पूरे जो है आपका टेंशन फ्री हो जाएगा कि आपने पूरे जो अदर सेक्शन है वो पूरे कंप्लीट कर लिए और अभी आपका रीडिंग सेक्शन ही बाकी है। तो आपके पास स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप आराम से रीड कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं। तो यार रीडिंग सेक्शन के लिए मैं टिप दूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग फास्ट होगी और अंडरस्टैंडिंग पावर उतनी बढ़ेगी, जिससे आप क्वेश्चन जितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अभी ये इतने टिप्स काफ़ी टू स्कोर 95+ इन योर बोर्ड्स। और राइटिंग सेक्शन में यार याद रखना, इन्विटेशंस आते हैं, लेटर टू एडिटर आते हैं और मैसेज लिखना आता है या फिर इनविटेशन है, यार ये सब आपको आना चाहिए अभी। और इन सब के फॉर्मेट एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको आराम से आ जाएगा। और जैसे वैकेंसी और इस चीज़ के लिए इसमें एड्स देना, एडवर्टीज़मेंट, तो ये सब आना चाहिए। मुझे भी आया था और मैंने पूरा लिखा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री। सो यार केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, पर वो अलग बात है, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया उसको, पर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको जैसे ऑर्गेनिक, अब हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल ऐसे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में आपको पूरी बुक, जैसे पूरी बुक पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑर्गेनिक में पूरे नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन्स आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोलेटाइल इन नेचर होती है, आप भूल जाएंगे जल्दी से। ठीक है, सो ऑर्गेनिक आपको पूरी रट लेनी है या फिर पूरी आपको समझ लेनी है, जिससे आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सके, तभी आपके ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। और फिर उसके बाद यार ये बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ जैसे चैप्टर छोड़ने नहीं है यार। ये तो गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पूरे मार्क्स देके जाते हैं। ठीक है, सो आपको ये 3 चैप्टर तो कंपलसरी करने हैं, जिससे आपके एटलीस्ट वो 3 नंबर या फिर जितने भी नंबर है वो फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक जैसे नेम रिएक्शन है वो सब आप लिस्ट बना के रखिए, कन्वर्जन्स की लिस्ट बना के रखिए, जिससे आपको बाद में हार्ड ना जाए
और आपको ईजी जाए टू, जैसे लुकअप कर लिया जैसे जल्दी से और रिवाइज कर लिया, तो यार ये ईजी हो जाएगा आपका काम। तो इसलिए मैं बोलूँगा एक लिस्ट बना लीजिए और उसको चिपका दीजिए किसी भी दीवार पे, आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। सो एनसीईआरटी इज़ इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर माय व्यू। सो आप इनऑर्गेनिक की पूरी टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिए। रीज़न आपको करना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन के लिए, तभी आप इनऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक तो आराम से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। फिर उसके बाद फिज़िकल पे आते हैं। फिज़िकल में यार फार्मूला और न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते हैं और सोल्यूशन से आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपको पूरे कर लेने हैं अच्छे से, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ जाए न्यूमेरिकल्स में। फिर उसके बाद जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें से आपको कभी पूछ लेंगे कौन सा सॉल्व है ये, ऐसे वैसे, या फिर एग्जांपल्स पूछ लेंगे, या फिर एप्लीकेशंस पूछ लेंगे सरफेस केमिस्ट्री के। तो आप कर सकते हैं ऐसा, रिवाइज़ कर लेना एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, जिससे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। सो अभी 90+ लाना इजी है इन केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से। पेपर काफ़ी इजी आता है, जल्दी हो जाता है, एटलीस्ट 2 घंटे में ही पेपर हो जाता है सबका, ठीक है। सो मूव करते हैं फिज़िक्स पे। सो यार फिज़िक्स में मुझे नहीं लगता कि मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत। कंसेप्ट पे अगर आपका ग्रिप है तो आप ये एग्ज़ाम में 90+ आराम से ला सकते हैं। यार मेरा एक फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि मतलब मेरा पेपर काफ़ी बकवास गया ऐसे वैसे, पर उसको 95 करेक्ट 95 मार्क्स आया है फिज़िक्स के एग्ज़ाम में। तो यार कोई भी कर सकता है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स में। मैं खुद जैसे पैनिक हो गया था सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में मैं एकदम ईजीली कर रहा था, मुझे लगा काफ़ी टाइम है काफ़ी टाइम है, पर मैं सेकंड इसमें पैनिक कर गया, इसलिए मुझे 90+ नहीं आया, ठीक है। सो आपको पैनिक नहीं करना है, फिज़िक्स से डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ऑल्दो मैंने काफ़ी पढ़ा था उसमें फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में, तो मैं कर पाया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड के दोनों चैप्टर, मैग्नेटिक वालों के दोनों चैप्टर, फिर एसी, फिर ईएमआई। ईएमआई में से इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपका पता है फार्मूला वगैरह तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स, यार ऑप्टिक्स सबसे मेन है, आप पक्का ये करके चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर काफ़ी ईजी है और आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट होंगे। एटम्स एंड न्यूक्लिया एक है, ये जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। फिर उसके बाद या फिर आप क्या करो कि आप वेटेज वाइज प्रिपरेशन करो, ठीक है। सो किसी आपके पास, आपके घर के पास अगर कोई सीनियर रहता है उससे पूछ लो, या फिर उससे सैम्पल पेपर या फिर कुछ ले लो, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कैसा पेपर आता है और कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है, ठीक है। सो आप आराम से 90 तक ला सकते हैं अपने फिज़िक्स के एग्ज़ाम में। पे चलते हैं। तो मैथ्स में यार काफ़ी इजी है, मैथ्स होता है, आता है पेपर। तो आप अगर आपने 4-5 बार या फिर 3 बार ही अगर आपने रिवीजन कर रखा है पूरी एनसीईआरटी से, तो आप मेरे हिसाब से आप पूरे 90+ ला सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो यार मैंने बहुत सारे मेरी क्लासमेट्स ही की मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि मतलब बंदे कैलकुलस छोड़ के आ रहे हैं और मतलब बोल रहे हैं यार हम आराम से लाएंगे 80+ तो आ ही जाएंगे। तो यार ऐसे नहीं होता है उनका। मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्री आई थी उसे मैथ्स के पेपर में। तो यार ऐसे नहीं करना है, कैलकुलस तो सबसे मेन है, 35 मार्क्स का है। तो आपको सबसे पहले उल्टा कैलकुलस ख़त्म करना है, फिर उसके बाद अदर चैप्टर्स पे जाना है। जैसे प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छे से पूछी जाती है इसमें। तो यार मेरे भी उसी चीज़ में एग्ज़ाम मार्क्स गए थे, मुझे लगा नहीं पूछेंगे, पर पूछ रहे थे। पर मुझे 1 मार्कर आ गए थे प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि मुझे पता था कंसेप्ट एंड ऑल, सो मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद मैट्रिक्स, यार मैट्रिक्स मतलब 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो आप वो कर सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये काफ़ी इजी चैप्टर से आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स है। और लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि छोड़ के आते हैं, ऐसे नहीं करना है। 4 मार्क्स गिफ्टेड होते हैं आपको,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस पे। तो कंप्यूटर साइंस काफ़ी इजी है यार। मैं खुद अमन भैया का चैनल रेफ़र करता हूँ सबको। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा उन्हें, पर मैंने खुद से उनका वीडियो देखकर मैंने सीखा था और मेरे काफ़ी कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए थे बिफोर मेरे प्रैक्टिकल्स। तो यार प्रैक्टिकल्स के पहले अगर आपको करना है तो आप अमन भैया के वीडियोस देख सकते हैं। आप आराम से पूरा पूरा जो पाइथन है वो क्लियर हो जाएगा आपको फ्रॉम द 11th पार्ट, ठीक है। मैं क्योंकि मेरा खुद लूप्स एंड ऑल कंप्लीट नहीं था 11th का, मैं बस डाटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल पढ़ के गया था और माई एसक्यूएल एंड ऑल, पर लूप्स छोड़ दिए थे मैंने। पर फिर भी मेरे को 11th में अच्छे मार्क्स आए थे सीएस में। पर यार लूप्स एंड ऑल मेरे अमन भैया के कारण ही हुआ है। तो आप उनके वीडियो देख सकते हैं या फिर किसी और यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यार सीएस कोडिंग सब्जेक्ट है, कोई भी कर सकता है, और फोकस करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ सीएस में। वैसे पूछे तो नहीं जाते इतने प्रोग्राम्स, पर यार काफ़ी एरर होते हैं बुक्स में, जैसे सुमित्रा अरोरा एंड ऑल। तो यार आपको मतलब खुद ट्राई करके देखना है कंप्यूटर लैब में कि एटलीस्ट वो चल रहा है कि नहीं, या फिर आपके खुद के पीसी पे कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने हैं सीएस में, जिससे आप प्रोग्राम लिख पाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यार काफ़ी इजी है, आप आराम से ला सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हुए यार बायो का मैं बताऊँगा, पर ये स्पेशली पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है वीडियो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पीसी। अपने आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे हिसाब से। तो यार डरना नहीं है, फिर बोलूँगा आप कर सकते हो, और बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होती है, मोबाइल फ़ोन या फिर फ्रेंड्स या फिर और कुछ, पर फिर भी यार खुद के गोल पे अड़े रहना है। तो सामने जो चीज़ें भी आ जाए उसको काट के फेंक देना है और अपने गोल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, पर यार नवंबर से मैं तो बोलूँगा कि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, चाहे कोई भी हालत हो, आपको करना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सैम्पल पेपर्स की, वरना आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा। चाहे आप जेई के लिए, और मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहले मेक श्योर कीजिए कि आप कौन से इसमें जाना चाहते हो। मेरे टाइम मेरे को खुद कन्फ्यूजन था कि या तो मेरे को जेई में जाना है या फिर सीईटी में या फिर एनडीए में। तो यार मैं एक टाइम ऐसे हो गया था कि मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं तू ये इसमें नहीं जाएगा ड्यू टू सम रीजंस, तो मेरे को अभी दो ही गोल बाकी थे, जेई और सीईटी। तो यार मैं जेई पे फोकस कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा था जेई के लिए। तो यार ऐसे नहीं करना है, दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लो और उस पर ही टिके रहो, ठीक है। तो लास्ट मैंने सीईटी पे चूज़ किया और मैं सीईटी पे गया, ठीक है। सो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, और फिर उसके हिसाब से आप एक्शंस ले सकते हो अपने। सो यार तब तक आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो सी या हैव अ गुड डे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और फॉर सच अमेजिंग वीडियोज़। और सो नेक्स्ट वीडियो पीसीबी ग्रुप पे आएगा। सो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे और बाय।